गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जीएस वर्ल्ड के यूपी पीसीएस स्पेशल बैच में आप सभी बच्चों का ढेर सारा स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल बैच में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछले लंबे समय से हम लोग डिस्कनेक्ट थे क्योंकि लास्ट एक टॉपिक आपका रह गया था जो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है और वो है आधुनिक भारत के इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन अथवा राष्ट्रीय आंदोलन। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएं। जसवी जी गुड इवनिंग, अच्छा है बेटा आपने ज्वाइन कर लिया। विमल सिंह सर वीडियो नहीं चल रहा है बेटा, अब चल रहा है, हमें रिस्पॉन्ड करें। जसवी बेटा रिस्पॉन्ड करें, बाकी बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। आप लोग जुड़ जाएं और हमें बताएं कि क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या ये बैच से आप कनेक्ट हो पाए, क्योंकि ये न सिर्फ आखिरी सेशन होगा हिस्ट्री का, एंशिएंट मेडुअल हम पढ़ चुके हैं, मॉडर्न में ये आखिरी सेशन होगा, बल्कि इस सेशन में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे और वो है नेशनल मूवमेंट। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं तो फिर इस विषय को हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। जसवी बेटा आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, केवल गुड इवनिंग लिखा है। चलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप सब लोग, हाँ थैंक यू बेटा। जसवी आपने रिस्पॉन्ड किया, सर कैसे हैं आप। बस सिर्फ ये जानना था कि हमारा जो ये लेक्चर है ये आप बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो जल्दी से बेटा रिस्पॉन्ड करें क्योंकि आप का ये सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास विषय में। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चों ने पूछा कैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। जसवी ने लिखा है सर चल रहा है सर, बहुत स्लो नेटवर्क है। कोई बात नहीं बेटा, बस चलना चाहिए। नेटवर्क का स्लो होना आपके लोकल नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है, हमारे यहाँ से अच्छी स्पीड है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। हमने पढ़ा कि यूरोपीय समूह व्यापार करने के लिए भारत आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क के लोग आए और लास्ट में फ्रांसीसी व्यापारिक समूह आया। 1498 से लेके 1667 ईस्वी तक इन विभिन्न व्यापारिक समूहों ने समय समय पर भारत में प्रवेश किया। भारत आने के बाद ये सभी व्यापारी व्यापारिक एकाधिकार के लिए न सिर्फ व्यापार वाणिज्य करने लगे अपितु एकाधिकार पूर्ण प्रतिद्वंदिता के बीच ये आपस में संघर्ष करने लगे और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो शक्तिशाली समूह बनकर उभरा वो थे अंग्रेज व्यापारिक समूह। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले यूनिट में। फिर शक्तिशाली अंग्रेज व्यापारियों ने भारत के राजनीतिक वर्ग के साथ संघर्ष प्रारंभ किया। पहले बंगाल के नवाबों को हराया, फिर कर्नाटका के मैसूर राज्य को हराया हैदर अली और टीपू को, फिर मध्य भारत में मराठों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम में पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिखों को पराजित किया। 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेजों ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग लगभग 80 से 85% हिस्से पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कायम कर लिया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा दूसरे यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा अंग्रेजी क्रियाकलाप। इस दौरान अंग्रेजों ने जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ की, आर्थिक गतिविधियाँ की, समाज सुधार के संबंधित कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया, उसे हम लोगों ने पढ़ने और समझने की कोशिश की। लगभग 190 साल की अंग्रेजी गतिविधियों यानी 1757 से 1947 के बीच में अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया उससे संबंधित हर महत्वपूर्ण गतिविधि की चर्चा क्लास में हो गई। ये तीसरे यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा। चौथे यूनिट में हमने पढ़ा कि अंग्रेजी शासन प्रशासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में आपने पढ़ा कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य विचारों से प्रेरित होकर आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी आंदोलन प्रारंभ हुए। इसमें अंग्रेज और पाश्चात्य विचारधारा ने एक प्रेरणा की भूमिका निभाई, तो कुछ भारतीय लोगों ने भी इस पर काम किया। बंद किया क्या? अच्छा ठीक है। सो ये हिस्सा था आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। ये सकारात्मक परिणाम था। नकारात्मक परिणाम में हमने देखा कि जब अंग्रेज आए उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी।
इसकी आर्थिक सक्षमता के कारण दुनिया में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान इसका इतना शोषण हुआ कि ये गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली और अकाल की त्रासदी से ग्रसित होता चला गया। इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग वर्गों ने अलग अलग रूप से दी। किसान परेशान हुए तो किसान आंदोलन हुए, हमने पढ़ा। जनजातीय लोग परेशान हुए तो जनजातीय आंदोलन हुए, हमने पढ़ा। राजनीतिक वर्ग हमेशा परेशान रहा तो एक बड़ा सा धमाका हुआ 1857 का विद्रोह। तो इस विषय को हम लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में पढ़ा। 1857 के बाद एक क्रिटिकल सा चेंज हुआ। वो क्रिटिकल चेंज ये था कि अब तक भारत में एक व्यापारिक कंपनी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था उसका शासन चल रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर पहली बार ब्रिटेन की महारानी ने अपना नियंत्रण स्थापित करते उसे भारत से भेज दिया, और भारत का शासन व प्रशासन अब ब्रिटिश महारानी और राजा ने संभाल लिया, और भारत में ब्रिटिश शाही शासन की स्थापना हो गई। ये बात 1858 ईस्वी की है। 1858 से 1947 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश शाही शासन के दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे हम भारतीयों को ये समझ में आने लगा कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। जिसको नहीं भी समझ में आता था उसे भी समझ में आने लगा। किसे नहीं समझ में आता था? बुद्धिजीवी वर्ग, पाश्चात्य शिक्षा के धनी, आधुनिक उदारवादी बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में शिरकत नहीं की थी, ये सोच करके अगर विद्रोह सफल हो जाएगा तो अंग्रेज हटा दिए जाएंगे और फिर से मुगल शासन व्यवस्था और मध्यकालीन बर्बरता स्थापित हो जाएगी। उन्हें भी ये समझ में आने लगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में समस्या ये है कि हम पीछे चले जाएंगे। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों को ये लगने लगा कि नहीं साहब, हमारे देश की स्थिति और बदतर होती जा रही है जब से अंग्रेजी शासन आया। और तब हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इस राष्ट्रवाद के उदय के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। इसी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसमें समय समय पर अन्य संगठनों ने भी प्रवेश किया। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, 1925 ईस्वी में वामपंथी दल आए, और समय समय पर अनेक राजनीतिक पार्टियां, जैसे 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई, और इन सब ने अपने अपने तरीके से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। अब यहां तक का हिस्सा हम लोग लास्ट सेशन और क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। प्रिया लिख रही हैं सर वीडियो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा बेटा? रिफ्रेश कर लो, ठीक है। कुंती जी लिख रही हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अनामिका ने लिखा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रवीण सिंह मौर्य कह रहे हैं चल रहा है सर, थैंक यू बेटा। किरण जी कह रही हैं प्रणाम गुरु जी, सब ओके है सर, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा कुंती आप, सॉरी प्रिया, आप रिफ्रेश कर लो। अच्छा है, आप सब बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, और बच्चे जो नहीं देख रहे हैं, आपके साथी हैं, उन्हें इंटीमेट कर दें, शायद उनको समय तक जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए संख्या आपकी कम दिख रही है। सो यहाँ तक हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। जो एक आखिरी सेशन है नेशनल मूवमेंट, उसे आज हम लोग लेने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखें, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को ही स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सामान्यतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका लक्ष्य था राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं था। ये आंदोलन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में हम भारतीयों ने स्वतंत्रता की कभी मांग नहीं की। द्वितीय चरण में हम भारतीयों ने स्वतंत्रता की कभी मांग नहीं की। तृतीय चरण के भी 3 उपभाग हैं। इसके भी प्रथम उपचरण में हमने स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की, द्वितीय उपचरण में स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की, तृतीय उपचरण में जाकर हमने पहली बार स्वतंत्रता की मांग की। तो हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन मूलतः राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसकी परिणति यानी परिणाम स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। अतः परिणाम के दृष्टिकोण से यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन भी था, लेकिन मूल रूप से यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन कहें तो बेहतर होगा। ठीक, अब इसी विषय को आज हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है। प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी बहुत सारे सवाल यहाँ से जनरेट होते हैं। हमारी ड्यूटी इस क्लास में प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आपकी सारी योग्यता को उपलब्ध कराना है। आप इतने योग्य हो जाएं कि इस टॉपिक से कैसे भी सवाल कमीशन घुमा फिरा कर दे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय की। इस आंदोलन को पढ़ाने के कई चरण होंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रवाद का उद्भव किन कारणों से हुआ। कथन कारण में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तथ्य नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर कथन कारण वाले सवाल आपको मिलेंगे या विश्लेषण वाले सवाल मिलेंगे। निम्न में से क्या सत्य नहीं है, निम्न में से क्या सत्य है, ऐसे सवाल यहां से मिलेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, इसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो है कारण एवं परिस्थितियां। इसमें पहला विषय होगा कारण एवं परिस्थितियां। ठीक, तो हम पहले कारण परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली स्थिति है भारतीयों में इस समय तक आते आते रोष का मतलब होता है गुस्सा, असंतोष का मतलब अनसेटिस्फैक्शन। हम संतुष्ट नहीं थे अंग्रेजी शासन व्यवस्था से, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतुष्ट भारतीयों में गुस्सा था। इस बात को यहाँ लिखा गया। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है बिफोर 1858 तक की जो स्थिति थी, इसमें हम भारतीय असंतुष्ट थे। 1858 से लेकर के 1885 ये दो दौर आया। 1858 से 1885 के बीच में इस दौर के अंग्रेजी शासन परक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में रोष और असंतोष था। इसकी चर्चा यहां पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या स्थिति थी? बुद्धिजीवी वर्ग जो था, पढ़ा लिखा वर्ग, वो भी असंतुष्ट था, जबकि 1857 के समय वो असंतुष्ट नहीं था। 1857 के विद्रोह में बुद्धिजीवी वर्गों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, उल्टा उसने 1857 के विद्रोह की आलोचना भी की है। सवाल आपसे पूछा गया है। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ने 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दिया, लेकिन 1858 से लेकर 1885 कांग्रेस की स्थापना के पहले का जो दौर है, इसमें भारत के लगभग सभी वर्गों में असंतोष था। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी असंतुष्ट था, पूंजीपति वर्ग भी असंतुष्ट था। जो बिजनेसमैन ग्रुप था, जो भारतीय राष्ट्रवादी बिजनेसमैन के लोग थे, उन्हें बड़ा असंतोष था कि कच्चा माल भारत में है, वो कच्चा माल यहाँ से यूरोपीय ले जाते हैं अपने देश, वहाँ से माल बनाकर लाकर हमारे बाजार में बेच देते हैं। तो इस देश में अगर सरकारी नीतियों में सुधार कर दिया जाए तो भारत में इस कच्चे माल का उत्पादन होगा, बहुत सारा रोजगार मिलेगा। घरेलू उत्पादन होगा तो सस्ती कीमत पर भारत के बाजारों को माल मिलेगा। इससे यूरोपियों को तो नुकसान होगा, लेकिन भारतीयों को फायदा होगा। लेकिन सरकार तो विदेशी थी आपके देश में, तो वो अपने देश का फायदा कर रही थी, अपने देश का फायदा कर रही थी, इसलिए भारत के बाजार और अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंच रहा था। इससे भारत का जो पूंजीपति वर्ग था वो नाराज था। आम भारतीय कौन आता है इसमें? इसमें आता है किसान, इसके आता है श्रमिक वर्ग, इसमें आती है आम जनता। ये अपनी गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली के कारण अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। 1857 के पहले भी असंतुष्ट थी, बाद में भी असंतुष्ट रहे, क्योंकि इसी वर्ग का ख्याल कभी भी अंग्रेजों ने नहीं रखा। 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के पहले तक स्थिति ये थी कि ये सभी वर्ग भारत में असंतुष्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारण क्या थे। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव की परिस्थितियां तो मैंने चर्चा कर दी। वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद पैदा हुआ? तो अभी हेडिंग और अगले स्क्रीनशॉट में उसका एक्सप्लेनेशन। कुछ राजनीतिक कारण हमें दिखाई देते हैं, कुछ आर्थिक कारण दिखाई देंगे, कुछ अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रसार और प्रभाव होगा, प्रेस की भूमिका होगी, राष्ट्रवादी साहित्य की भूमिका होगी। इन कारणों से हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई। यानी हम भारत के लोग भारत के हितों पर विचार करने लगे और ये फील करने लगे कि इस काम में अंग्रेज अब रोड़ा बन रहे हैं। यानी अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था और अपने राष्ट्र के हित के प्रति हम विचार करने लगे इन कारणों के तहत। और कौन से कारण थे? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी हमारी सोच बदल दी थी। अंग्रेजी शोषण परक विभेदकारी व्यवहार ने भी हमारी सोच बदल दी थी।
यहाँ तक कि कुछ ऐसी तात्कालिक घटनाएं हुई जिसमें इल्बर्ट बिल विवाद एक प्रमुख है। इससे भी हम भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे हित के बारे में तो कदापि नहीं सोचते। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत में न सिर्फ राष्ट्रवादी भावनाएं जड़ पकड़ रही थी, बल्कि इन्होंने ही ऐसी परिस्थितियां विकसित कर दी कि भारत के लोग राष्ट्रीय हितों पर विचार करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी संस्थाओं का निर्माण करने लगे। और देश में बंगाल में राष्ट्रवादी संस्थाएं बनने लगी, पंजाब में राष्ट्रवादी संस्थाएं बनने लगी, मद्रास में राष्ट्रवादी संस्थाएं बनने लगी, बॉम्बे प्रांत में राष्ट्रवादी संस्थाएं बनने लगी। यानी भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनेकों संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। अंततः ये बिखरी हुई संस्थाएं भारत के लिए कुछ विशेष नहीं कर पा रही थी। तब जाकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने यह निर्णय लिया कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संस्था बनानी चाहिए, और तब वो संस्था बनकर उभरी जिसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। और ये संस्था ही आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश करती। ठीक, इसी विषय को हम लोग आगे भी डिटेल करेंगे। ये राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण थे। अब घटनाक्रम को भी यहां पर हमने लिस्ट किया, अभी बताया कि राष्ट्रवादी भावनाओं के जमने के कारण, उभरने के कारण बहुत सारी संस्थाएं बनने लगी। बंगाल में बहुत से संगठन बने, बॉम्बे में बहुत से संगठन बने, मद्रास में संगठन बने, और भारत के बाहर लंदन में भी राष्ट्रवादी संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आगे देखते हैं क्या हुआ, इसका परिणाम और प्रभाव क्या हुआ। इसका परिणाम और प्रभाव मैंने बताया कि पहले तो फुटकर संस्थाएं बनी, क्षेत्रीय संस्थाएं बनी, बाद में अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था बनाने की कोशिश की गई। और जो अखिल भारतीय स्तर पर संस्था बनी, उसी संस्था को हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में ग्वालिया टैंक नाम के स्थान पर हुआ था, राहुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और यहीं से आंदोलन को एक नेतृत्व मिला, एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिला, और यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आगे बढ़ चला। तो हम लोग 1885 से आगे का आंदोलन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, उन पर आगे हम लोग चर्चा करने जाएंगे। चलिए अब इसको हम बैक करते हैं, और बैक करके हम आपको डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कारणों की चर्चा करते हैं, कारणों की थोड़ी सी व्याख्या कर दें, जिससे आप बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम कारणों की चर्चा करें। देखिए, राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करती हैं, हम ये बात समझाने जा रहे हैं। ठीक, यहां तो बेटा मेंस लिखने की भी योग्यता विकसित होगी, लेकिन इस अधूरे लेक्चर से मेंस लिख नहीं पाएंगे, हम विजन दे पाएंगे, लिखने की प्रक्रिया मेंस की क्लास में समझाएंगे। हुआ क्या, पूर्व में जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो अंग्रेजों के आगमन के समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। याद करिए, जब हमने बताया था, जब अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत की केंद्रीय राजनीतिक सत्ता मुगलों का पतन हो चुका था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल राजवंश बिखरने लगा। उसके क्षेत्रीय सिपह सालार या क्षेत्रीय सेनापति या गवर्नर या सूबेदार ही विद्रोह करने लगे, और कई नए छत्रपति पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर दी। जैसे बंगाल में बंगाल के नवाबों ने मोर्चा संभाल लिया। दक्षिण की तरफ बढ़े तो दक्षिण मध्य भारत में, जिसे आज हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र आप कहते हैं, वहां निजाम वंश की स्थापना हुई। दक्षिण में कर्नाटका में मैसूर वंश की स्थापना हुई, और मैसूर वंश पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र से लेकर पूरे मध्य भारत में मराठों का साम्राज्य फैल गया, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने संभाला। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत और पाकिस्तानी पंजाब में सिखों ने अपना कब्जा कर लिया। तो भारत में कोई एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति थी। इसी को यहां लिखा गया कि पूर्व में राजनीतिक एकता का अभाव था। तो अगर पंजाब के लोग असंतुष्ट होते थे तो वो पंजाब के शासकों से असंतुष्ट होते थे, बंगाल के लोग असंतुष्ट होते तो बंगाल के शासकों से असंतुष्ट होते, मैसूर में असंतोष होता तो मैसूर के शासक से संतुष्ट होता। ये अंग्रेजों के आगमन के पहले की दशा है।
अंग्रेज आए तो क्या हुआ, जरा वो अगली लाइन में देख लीजिए। अब अंग्रेजी एकीकृत शासन के दौरान राजनीतिक एकीकरण हुआ। तो अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक शासन में क्या किया, एकीकरण पैदा कर दिया। अंग्रेज ने बंगाल के नवाबों को हराकर जीत लिया, मैसूर को हराकर जीत लिया, मराठों को हराकर जीत लिया, पंजाब में सिखों को हराकर जीत लिया। अब पूरे भारत पर लगभग शब्द इस्तेमाल किया, 100% नहीं, लगभग एक बहुत बड़े हिस्से पर 80 से 85% हिस्से पर अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। अब परिस्थितियां बदल गईं। अब पंजाब में अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट था शासन प्रशासन से तो उसका कारक तत्व था अंग्रेज, बंगाल में कोई असंतुष्ट था तो उसका कारक तत्व था अंग्रेज, मद्रास में कोई असंतुष्ट था तो उसका कारक तत्व था अंग्रेज, बॉम्बे में कोई असंतुष्ट था उसका कारक तत्व था अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता तो स्थापित की, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि राजनीतिक शोषण के दौरान जो असंतोष और प्रतिक्रिया उभरी पूरे भारत में, उसके लिए जिम्मेदार एक ही तत्व था और वो थे अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों के आगमन के पहले राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, अंग्रेजों ने राजनीतिक एकीकरण किया और उस एकीकरण का परिणाम हुआ कि पूरे भारत में उनके खिलाफ जब असंतोष हुआ तो सारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण बना। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। देखिए, भारतीयों में निकटता आई और यहां से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो 3 स्टेज हैं। अंग्रेजों के पहले विकेंद्रीकृत अवस्था, अंग्रेजों ने एकीकृत किया और इस एकीकृत का जो परिणाम हुआ उसमें एकीकृत राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो ये राजनीतिक कारण था जो मैंने आपको डिटेल किया, यहां से सवाल आपके लिए बनेंगे। दूसरा, आर्थिक कारण क्या थे, मैंने पहले भी बताया। बुरे से बुरे शासकों के दौर में भी व्यापारी बड़े समृद्ध रहते थे, बुरे से बुरे दौर में भी व्यापारी बड़े समृद्ध रहते थे। किसान के तन पर कपड़ा होता था और किसान की पत्नियों के शरीर पर हल्के फुल्के ही सही सोने और चांदी के गहने होते थे। अच्छा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेज अधिकारियों के वक्तव्य हैं। एक वक्तव्य लॉर्ड मैकाले का आपको बताऊं। लॉर्ड मैकाले के संस्मरण में लिखा मिलता है कि मैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब पूरे भारत का भ्रमण करता हूं तो मुझे पूरे भारत में कहीं भी गरीबी दिखाई नहीं देती। सांस्कृतिक रूप से सक्षम हमें यह देश दिखाई देता है। इस देश को गुलाम बनाना तो दूर, इसे अपने पीछे लाना भी मुश्किल होगा। और तब उसने निर्णय लिया कि अगर इनकी सोच बदल दी जाए और इन्हें इंफीरियर बना दिया जाए, इन्हें अंग्रेजी और पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में हीन भावना विकसित कर दी जाए, तो ये मन से कमजोर हो जाएंगे और तब हमारा इनका नियंत्रण होगा। और वो सफल रहा। और अनफॉर्चुनेटली आज भी भारत में कॉन्वेंट एजुकेशन होने के कारण कॉन्वेंट में पढ़ा बच्चा अपने राष्ट्र के प्रति कम कनेक्ट होता है, वो विदेशी शक्तियों और विदेशी विचारों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। इसलिए ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए लोग आपको दिखाई देंगे, उनका भारत के प्रति लगाव कम है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का ज्ञान कम रखते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही संस्कृति तो उन्हें काट कर रखा गया। ये अंग्रेजी शिक्षा नीति का आधार था। तो आर्थिक रूप से क्या हुआ कि भारत पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूटा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार हो गया। अच्छा, इसके प्रमाण अंग्रेजी प्रमाणों में भी मिलते हैं, भारतीय प्रमाणों में भी मिलते हैं। एक भारतीय मूल के इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश सांसद दादा भाई नरोजी ने अपना एक रिसर्च लिखा है और उस रिसर्च में उन्होंने बताया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद भी रहे, उन्होंने अपना संस्मरण लिखा और उन्होंने बताया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, यानी धन की अपवाह का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने कब कब किन किन रूप में हमारे देश से पैसा ले जाने की कोशिश की। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव के समय का द्वैध शासन का इतिहास पढ़ें तो पर्सिवल स्पीयर नामक अंग्रेजी इतिहासकार स्वयं कहता है कि यह डाकू राज्य है। इतना बुरा शासन अंग्रेजी व्यवस्था में किसी राजा ने नहीं किया। तो आप अंग्रेजी सोर्स उठा लें तो भी, भारतीय सोर्स उठा लें तो भी, हर जगह आपको अंग्रेजी शासन व्यवस्था के शोषणप्रक व्यवहार की जानकारी मिलती है। इसी को कुछ पॉइंट में लिखा गया। आर्थिक शोषण व लूट खसोट के कारण गरीब या गरीबी शब्द लिखें, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अकाल इत्यादि की समस्या पैदा हुई। ग्रामीण और शहरी जनता दोनों इससे प्रभावित हुए। आर्थिक असंतोष मध्यम वर्ग के माध्यम से उभरने लगा और इसकी वजह से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई।
तो अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप, व्यवहार के परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी, बेरोजगारी और जो बदहाली पैदा हुई उसे मध्यम वर्ग के लोगों ने अब जनता के बीच में रखना शुरू किया और सभी को लगा अच्छा, उत्तर में पंजाब अगर गरीब है, दक्षिण में मद्रास अगर गरीब है, बंगाल अगर गरीब है और अगर बॉम्बे प्रांत गरीब है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, अंग्रेज हैं। और ये बात सारे भारतीयों को कितने बतानी शुरू की? मध्यम वर्ग ने बतानी शुरू की, शिक्षित वर्ग ने बतानी शुरू की। इसके लिए उसने पत्रकारिता का सहयोग लिया। परिणाम स्वरूप हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो अंग्रेजी आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। 1835 ईस्वी से अंग्रेज हमारे देश में पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए। पाश्चात्य शिक्षा में जाने अनजाने उन्होंने हमें ये पढ़ाया कि हमारे देश में पहले बहुत शोषण होता था, राजा लोग बहुत बदमाश थे, लेकिन हम लोगों ने संसद बनाया, संवैधानिक व्यवस्था बनाई और अपनी लोकतांत्रिक सरकार बनाई, जनता के प्रतिनिधि चुनकर आए, उन्होंने कानून बनाया और तब जाकर के हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ संविधानवादी व्यवस्था है, ये सब काम संसद में होता है, हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा पर काम करते हैं, हमारे देश में मानवाधिकार और मानवतावाद की बात होती है। हम भारतीयों ने पढ़कर इसे न सिर्फ अपने साथ जोड़ा बल्कि तुलना भी किया कि अच्छा, क्या वाकई हमारे देश में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है? क्या हमारे देश में भी लोकतंत्र, गणतंत्र जैसी विचारधारा है? क्या भारत में भी मानवता और मानवाधिकार का ख्याल रखा जाता है? हर बार उत्तर मिला नहीं। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार ने हम भारतीयों को चैतन्यता दी और हम भारतीय तुलना करके महसूस करने लगे कि अंग्रेज वैसा शासन हमारे देश में नहीं करते जैसा अपने देश में करते थे। इसकी वजह से हमारे देश में अपने राष्ट्रीय हित को साधने की राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसे यहाँ पर दिखाया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, उदारवाद, उपयोगितावाद के साथ साथ विचारकों, दार्शनिकों से भारतीय परिचित हुए। भारतीय पाश्चात्य आधुनिकीकरण से स्वयं की स्थिति की तुलना करने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेशी दासता को अपमान समझने लगे तथा विरोध करने लगे। इससे राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ठीक, तो शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब जरा एक आध एग्जाम्पल देता चलूं। मेंस में अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव में राजनीतिक कारकों की भूमिका पर टिप्पणी करें तो जो पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया उसे आपको 250 शब्दों में लिखना है। राष्ट्रवाद के उद्भव में आर्थिक कारकों की भूमिका पर टिप्पणी करें तो जो मैंने दूसरा पॉइंट डील किया उसको डिटेल में लिखना 250 शब्दों में। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव में शिक्षा की भूमिका पर टिप्पणी करें तो जो अभी मैं डील कर रहा हूं उसको लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, वो मेंस की क्लास में बताएंगे। तो यहाँ प्री का जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो मेंस के लिए बेस बनाने का काम करेगा, लेकिन पूरी तरह से आप मेंस लिख नहीं पाएंगे क्योंकि फिर हम लोग मेंस का जो क्लास करेंगे उसमें हम मेंस ओरिएंटेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। बेस यहाँ बन जाएगा, यही ज्ञान वहां भी काम आएगा क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन यहां पढ़ रहे हैं मेंस में राष्ट्रीय आंदोलन बदल नहीं जाएगा, सिर्फ उसके स्वरूप का विस्तार कर दिया जाएगा जिससे मेंस में आप उसे जरूरत के हिसाब से कहां से क्या चीज लेनी है, क्या छोड़नी है, वो आप डिसाइड कर सकें। ठीक है बेटा। ये था शिक्षा का प्रभाव। अब पत्रकारिता का क्या प्रभाव हमारे देश के राष्ट्रवाद के उद्भव में पड़ा? हमारे देश में राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी कारकों से हम भारतीय असंतुष्ट हुए। इतना तो समझ में आ गया कि अंग्रेज जो कहते हैं वो करते नहीं, अपने देश में ऐसा शासन करते हैं हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हम सभी भारतीय असंतुष्ट हो गए। अब इस असंतोष की प्रतिक्रिया क्या हुई? हमने इस असंतोष को प्रतिक्रियात्मक रूप से क्या किया? अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी साधनों का ही इस्तेमाल किया। पत्रकारिता कौन हमारे देश में लाया? यूरोपीय लोग। तो हमने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना असंतोष अभिव्यक्त करना शुरू किया। पहले केवल बड़े शहरों में, आगे चलकर छोटे शहरों में, फिर शहरों से गांव-गांव तक यह चैतन्यता, यह राष्ट्रीय चेतना, यह राष्ट्रवाद प्रसारित होने लगा। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शनल में, आप ऑप्शनल के क्वेश्चन के आंसर भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक भारत में अंग्रेजी दासता की बेड़ी को अंग्रेजी हथौड़े से तोड़ दिया गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा टिप्पणी करें। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। आई रिपीट, आधुनिक भारत में अंग्रेजी दासता की बेड़ी को अंग्रेजी हथौड़े से तोड़ दिया गया।
तो साहब वो कौन सा अंग्रेजी हथौड़ा था? गुलामी तो हम जानते हैं, अंग्रेजी हथौड़ा था शिक्षा और पत्रकारिता। शिक्षा ने तुलनात्मक रूप से हमें यह एहसास कराया कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, और इसके लिए राष्ट्रीय चेतना हमने जागृत कराई पत्रकारिता के माध्यम से, और इन्हीं हथौड़े रूपी टूल का इस्तेमाल करते हुए हमने राष्ट्रवादी भावना पैदा की और राष्ट्रीय संघर्ष की, अंततः हम स्वतंत्र हो गए। बस इतनी बात 250 शब्द में आपको लिखनी है कि अंग्रेजी दास्ता की बेड़ी को अंग्रेजी हथौड़े से हमने तोड़ दिया। तो शिक्षा और पत्रकारिता की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थी, बस ये 250 शब्दों में लिखना है। अब देखिए, ऑप्शनल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के सहारे। तो अगर आपकी इतिहास में रुचि बन रही है और आपको प्री में बात समझ में आई है, तो मेंस में बात और बेहतर समझ में आएगी। और इस तरह का बेस अगर स्ट्रांग हो जाए तो आप इतिहास को मेरे कहने पर नहीं, अपनी रुचि के आधार पर वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। और फिर हम पुनः आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो वैकल्पिक विषय मैं आपको दूंगा, जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से दूंगा। तो चीजें आपको क्या होंगी कि हर सारी तैयारी आपकी स्टेप बाय स्टेप होती चलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेस और पत्रकारिता में देखिए लिखा है, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार व प्रसार प्रेस के माध्यम से होने लगा, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यही बात मैंने विस्तार से आपको समझाई, उसे नटशेल में लिखना यहां पर बता दिया। नेक्स्ट, साहित्य की क्या भूमिका थी? जो बात पत्रकारिता से समझ में नहीं आई, राष्ट्रवादी साहित्यकारों ने अपने साहित्य में हास्य व्यंग के माध्यम से, करुणा के भाव से, प्रेम के भाव से इसे समझाने में कोशिश की। जैसे एक राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, उन्होंने एक नाटक लिखी है। नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। आपने उसका एक पैरोडी सॉन्ग कभी सुना हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यार ये अंधेर नगरी है, इसका राजा चौपट है। टके रुपया को कहते थे, टका रुपया को कहते थे बंगाल में। टके सिर भाजी यानी 1 रुपए में 1 सेर यानी 1 किलो भाजी मिलती है। टके सिर खाजा, खाजा एक तरह की मिठाई होती है। तो 1 रुपए में 1 केजी मिठाई मिलती है, यानी गजब की नगरी गजब का राजा, सब्जी के भाव मिठाई मिलती है। सो अजीब सा अव्यवस्था है। इस तरह की पैरोडी से, हंसी मजाक से भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब अव्यवस्था और शोषण की स्थिति को जनता के बीच में रखने में सफल हुए। अगर आपने इसी दौर के राष्ट्रवादी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद साहब को सुना हो, उनके बारे में सुना हो, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। एक किताब मान लीजिए गोदान। गोदान में उन्होंने प्रेम, गोबर का प्रेम, उन्होंने होरी यानी किसान है, होरी का करुणा भाव, जब जमींदार उसका शोषण करता है और जमींदार कहता है हमारी मजबूरी, अंग्रेज साहब बहादुर कहते हैं ऐसा करने के लिए, तो उन्होंने उस समय के अंग्रेजों की नीति, जमींदारों की भूमिका, पिसता हुआ किसान और उसकी अगली पीढ़ी विद्रोह के रूप में खड़ी होती दिखाई देती है। एक ही किताब में इतना सारा मैटर अगर कोई देने में सफल हुआ तो मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग थे। सो साहित्य ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें यहां पर चर्चा हो रही है साहित्य, राष्ट्रवादी साहित्यों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादियों ने जन चेतना का विकास किया और इससे राष्ट्रीय चेतना पुनः जागृत हुई। आपसे पूछे आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय में साहित्य की क्या भूमिका थी, तो मैंने जो बताया, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को बेस बनाकर, मुंशी प्रेमचंद को बेस बनाकर, इनके उदाहरण एग्जाम्पल्स रखते हुए आप बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद पैदा करने में साहित्यकारों और साहित्य की क्या भूमिका थी। ठीक है, अजय कुमार मिश्रा जी कुछ लिख रहे हैं। अजय कुमार लिखे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। बेटा या तो आपने कोई गलत लिंक पे गलत क्लास ज्वाइन कर ली है। ये यूपी पीसीएस प्री में सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही है। इसमें इतिहास विषय का आखिरी टॉपिक नेशनल मूवमेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अजय कुमार मिश्रा जी ने पहले लिखा है फेल होना है क्या। आप किससे ये बात कह रहे हैं, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपने कमेंट्स अनावश्यक इस ऐप पर न डालें। यदि आप इस क्लास के विद्यार्थी हैं तो सीरियसली क्लास अटेंड करें, अदरवाइज आप इस सिस्टम से क्विट कर जाएं। ठीक है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद के उदय में साहित्य की भूमिका के बाद अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे हुआ। आधुनिक भारत की इस घटना ने दोहरा प्रभाव पैदा किया। अब 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के चाहे ब्रह्म समाज बना हो, चाहे 1875 में दयानंद सरस्वती का आर्य समाज बना हो, या 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया हो, पूरी 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों ने बहुत सारा काम किया। इसका एक दोहरा पैटर्न था।
एक तरफ समाज सुधारकों ने हमारे देश में विद्यमान रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर किया, दूसरी तरफ इस दौरान समाज सुधार ने, साहित्यकारों ने हमारे देश में आत्मविश्वास विहीन समाज को आत्मविश्वास से भर दिया और आत्मविश्वास से भरने के कारण हमारे भारतीयों में अब स्वाभिमान जागा और यही स्वाभिमान राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए हिलोरे लेने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी भावना जन्मी और इस राष्ट्रवादी भावना से हम सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। इसी बात को समरी में यहाँ लिखा है, आधुनिक भारत की इस घटना ने दोहरा प्रभाव पैदा किया। एक तरफ तो पारंपरिक रूढ़िवादी शोषणपरक निराशा से मुक्त भारतीय समाज में धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक समस्याओं को सुधारने का कार्य किया गया, दूसरी तरफ पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति के द्वारा भारतीय इतिहास की खोज निराशा से युक्त भारतीय समाज को पुनः आत्मविश्वास से भर दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत हुई। ठीक है, संजय कुमार जी लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, ऐसा क्यों फील हो रहा है बेटा? रिकॉर्डिंग चलने का क्या मतलब है? बीच बीच में हम बच्चों के कमेंट जहां जरूरी हैं वो लेते रहते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही बेटा, आपके लिए लाइव क्लास में मैं हूं। आप चीज़ों को पढ़ते चलें, अपने डाउट्स हमें भेजते चलें और उस डाउट को जहां ज़रूरी है हम टेकअप भी करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते चलेंगे। फिर से बता दूं, चूंकि रेगुलर सेशन नहीं था, एक आखिरी टॉपिक आपका रह गया था, उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन के लिए मैं लाइव क्लास आपके बीच में हूं। तो संजय जी, ये लाइव क्लास है, आवश्यकता के अनुसार आप अपने सवाल पूछते रहेंगे, हम आपके जवाब देते रहेंगे। ठीक है बेटा? राष्ट्रवाद के उदय में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका भी समझ ली। अब अंग्रेजों के शोषणपरक व्यवहार का क्या प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, वो भी चर्चा कर लें। अंग्रेजी शोषण और विभेदकारी व्यवहार में पहला था प्रजातीय विभेद की नीति। अंग्रेज स्वयं को प्रजातीय स्तर पर उच्च मानते थे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में ब्रिटानिया सरकार का झंडा कभी झुका नहीं, हमारा सूरज कभी डूबा नहीं। उन्होंने कहा हम जहां भी गए वहां पर हमें सफलता मिली है, इसलिए हम सर्वोच्च प्रजाति के लोग हैं, गोरे सर्वोच्च प्रजाति के लोग हैं, आप भूरे और अफ्रीका के काले लोग, चीनी पीले लोग, काले पीले भी भूरे लोग निम्न प्रजाति के हैं, इसलिए मानवीय स्तर पर उन्हें वो समान अधिकार नहीं दिया जा सकता जो गोरे लोगों के पास है। और पूरे भारतीय शासन प्रशासन के दौरान अंग्रेजों ने इस प्रजातीय विभेद की नीति का हर जगह इस्तेमाल किया। जैसे पब्लिक प्लेसेस पर वो लिख देते थे, जैसे तमाम उनके क्लब्स होते थे, होटल्स होते थे, उसके बाहर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी भारत में, मतलब भारत के ही रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेसेस पे अंग्रेज लिख देते थे कि भारतीय और कुत्ते प्रवेश नहीं कर सकते। भारतीय मनुष्य और कुत्तों को सार्वजनिक स्तरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये प्रजाति विभेद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको मिलता है। एक था प्रजाति विभेद, दूसरा न्यायिक प्रणाली में विभेद। अंग्रेज कहते तो ये थे कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष समानतावादी न्याय व्यवस्था लाएं, लेकिन ये समानता हिंदू और मुस्लिम के विवाद में समान रखी गई। लेकिन अंग्रेज या अंग्रेज समर्थित समूह और भारतीय समूह, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, जब उनके बीच में न्यायिक मुकदमे चलते थे तो न्याय का पलड़ा हमेशा अंग्रेज या अंग्रेज समूह की तरफ झुक जाता था। इस विभेद के भी अनेकों उदाहरण समय समय पर देखने को मिलते हैं। लॉर्ड लिटन की विभेदकारी नीति, हमने प्रेस पढ़ा था, इसमें आपको बताया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन नाम के वायसराय ने एक प्रेस संबंधी कानून बनाया था जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया था, जिसमें भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बना दिए गए थे और उन्हें न्यायिक अधिकार भी एक सीमा से ज्यादा नहीं दिया गया। यही वो लॉर्ड लिटन था जिसने सिविल सेवा की तैयारी करने वाले भारतीयों की अधिकतम उम्र सीमा मात्र 19 वर्ष कर दी। आज आपकी न्यूनतम उम्र सीमा सिविल सेवा परीक्षा में 21 वर्ष है, उसमें अधिकतम उम्र सीमा 19 वर्ष कर दी गई। सोच लीजिए। दूसरा, यही वो लॉर्ड लिटन है जिसने घोषित कर दिया अपने समय काल में कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते, और जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंस के आधार पर जिन्होंने हथियार रखा है उनके लाइसेंस कैंसिल करा दिए गए और उनके हथियार जब्त कर लिए गए,
क्योंकि उसे डर था कि 1857 जैसा विद्रोह आग्नेय अस्त्रों के सहारे भारतीय कर सकते हैं। तो लॉर्ड लिटन जैसे पदाधिकारियों के भारतीयों के प्रति जो विभेद की नीति थी, उससे भी हम भारतीय अंग्रेजों के प्रति न सिर्फ सशंकित हुए बल्कि अपने हित को साधने के लिए राष्ट्रवादी मांग को करने लगे। अन्य घटनाओं में एक घटना थी तात्कालिक घटना। 1884 ईस्वी का एक विवाद है जिसे इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में इल्बर्ट महोदय एक बिल लेकर आए। बिल का मतलब विधेयक। इल्बर्ट बिल में एक प्रोविजन था कि भारत में न्यायपालिका में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे अब भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकेंगे। हालांकि वो एकल न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, जूरी सिस्टम था। जूरी सिस्टम में जजों का एक समूह बैठता था न्यायिक निर्णय करने के लिए, और जजों के समूह में एक आध भारतीय भी रखे जा सकते हैं, ये व्यवस्था कर दी गई। और इन भारतीय जजों को अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। ये इस बिल का मोटा मोटी एक प्रोविजन था। इस बात से अंग्रेज भड़क गए और भारत से लेकर इंग्लैंड तक एकजुट होकर सभी अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया कि जो हमारे गुलाम हैं, ये काले पीले भूरे लोग, क्या उनको हम माय लॉर्ड कहेंगे? क्या वो हमारे जीवन और मृत्यु का निर्णय करेंगे कोर्ट में बैठ के? ये बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा अंग्रेजों ने भारत से लेकर इंग्लैंड तक एकजुट होकर विरोध किया और इल्बर्ट बिल को क्वेश कर दिया, पारित नहीं होने दिया ब्रिटिश संसद में। इस बात से हम भारतीयों को प्रेरणा मिली कि तो कमाल की बात है, अगर एकजुट होकर विरोध किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण इल्बर्ट बिल। 1884 के बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने संगठित होकर अपने हितों को प्राप्त करने के प्रयास शुरू किए, और इसी के परिणाम स्वरूप 1884 की घटना है। अगले वर्ष 1885 25 दिसंबर 1885 ईस्वी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक आते आते एक संगठन बना जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया, और इसी कांग्रेस ने फिर एकजुटता के साथ भारत में अपने राष्ट्रीय हितों की मांगों को रखना शुरू कर दिया। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ने की कोशिश की, और वो पढ़ने की कोशिश थी कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पहले जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ उसके पहले की परिस्थितियां क्या थी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से प्रमुख कारण थे उनको हमने पढ़ा। ये डिटेल इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि यहाँ पे कथन कारण के जो सवाल पूछे जाते हैं, इतना डिटेल आप नहीं पढ़ते तो बात समझ में नहीं आती। ज़्यादातर टीचर्स या हम समूह के लोग 5 मिनट में बता देते हैं कि भाई 1857 में परिस्थितियां बदली और हम भारतीयों ने अपने हितों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, और ये राष्ट्रवाद का उदय 1858 से 1885 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन हमने थोड़ा सा माइन्यूट एनालिसिस करने की कोशिश की क्योंकि कुछ परीक्षाओं में यहाँ से कथन कारण या कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन की बात हम आगे लेकर चलते हैं। चलिए साहब, घटनाक्रम क्या हुआ। अब 1858 के बाद धीरे धीरे हम भारतीयों को ये बात समझ में आने लगी, चाहे राजनीतिक अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, समाज सुधार के प्रयास के स्वरूप, शिक्षा के प्रयास के स्वरूप, पत्रकारिता के माध्यम से या अन्य गतिविधियों से हम भारतीयों को ये बात समझ में आने लगी कि हम भारतीयों का हित अंग्रेजी शासन काल में नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के बजाय हम उनके साथ मिलकर अपनी दशा सुधारने पर काम करने लगे। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर छोटी बड़ी संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। बंगाल में कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं बनी, उदाहरण देखिए। बंगाल में बने संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा। इन्होंने बंगाल में प्रकाशित करने वाले लोगों का एक समूह था, प्रेस वालों का एक समूह था, और इन्होंने बंगाल के हितों के लिए, विशेषकर नवयुवकों के लिए और कई अन्य प्रकार की मांगों को अपने मंच से उठाना शुरू किया। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर जमींदारों को कहते हैं। ये जमींदारों के हितों की मांग करने वाली संस्था थी। ये जमींदारों के हितों के लिए अंग्रेजों के सामने अपने प्रस्ताव रखने लगी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया शासन के अंतर्गत रहने वाले लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई और अपनी समस्याओं को वो उठाने लगे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना बंगाल में, इंडियन लीग बनी, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन बना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन बना, जिसने उस समय सिविल सेवा परीक्षा में तमाम तरह की जो गड़बड़ियां थी उसे दूर करने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जानपद आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये सब क्षेत्रीय संस्थाएं
बंगाल में बनी, लेकिन इनमें से एक भी राष्ट्रीय स्तर की मांग नहीं कर रही थी। इसीलिए इन संस्थाओं को क्षेत्रीय राष्ट्रवादी संस्थाएं कहती हैं। बंगाल में पैदा हुई, बंगाल में स्थापित हुई क्षेत्रीय संस्थाएं थी। बंगाल के अलावा बॉम्बे में भी संगठन बने। बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा जैसी संगठन बनने लगी। मद्रास में भी ऐसे ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा बनने लगी। लंदन में लंदन इंडियन कमेटी बनी, लंदन इंडियन सोसाइटी बनी, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे भारत में, यानी चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बॉम्बे हो, मद्रास हो, हर जगह क्षेत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय संस्थाएं पैदा हुई। भारत की मांग को लंदन में भी उठाया गया। लंदन में भी बहुत सारी सोसाइटियां बनी, उन्होंने भारत की मांगों को उठाना शुरू किया। इस प्रकार 1858 से लेकर 1885 के बीच में ये क्षेत्रीय संस्थाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भारतीय हितों की मांग अंग्रेजों के समक्ष रखने लगी। लंदन की संस्थाएं ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश पत्रकारिता के माध्यम से एक जनचेतना पैदा करने लगी। भारत की संस्थाएं भारत में अंग्रेजी सत्ता के अगेंस्ट अपने हितों को मांगने का प्रयास करने लगी। हालांकि इनमें से कोई भी संस्था अंग्रेजों का विरोध नहीं करती थी, विद्रोह नहीं करती थी। वो अपनी मांग रखते थे, मानो मानो न मानो न मानो वाला हिसाब किताब था। लेकिन जनता अवेयर हो चुकी थी, वो अपने हितों की चर्चा, अपने हितों की मांग करने लगी थी। इसके बाद भारत में बनी एक संस्था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को बढ़ाया, इसी को हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक परिस्थितियां 1885 से 1947 में पहला काम क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, और दूसरी घटना हुई कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए थोड़ा कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी दे दें। अब हम आंदोलन के चरणों में आ गए। आंदोलन के 3 चरण हम लोग पढ़ेंगे। आंदोलन के 3 चरण, चलिए साहब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का जो टाइम फ्रेम है वो है 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ठीक है, (1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ये 3 चरण में ये संपन्न होने वाला है। तो जो पहला चरण है इसको बोलेंगे पहला चरण। तो जो पहला चरण है उसका टाइम फ्रेम है 1885 टू 1905। तो 20 साल तक प्रथम चरण चलेगा। इसे उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहा जाएगा। तो प्रथम चरणीय आंदोलन क्या है, उदारवादी राष्ट्रीयता का काल। ठीक है, इस काल की मुख्य विशिष्टता क्या है वो समझ लें। इस दौर में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व में 20 साल में जो आंदोलन चलेगा, इसकी जो मुख्य भूमिका है कि कांग्रेस को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा भरोसा था, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय हितों को साधने के लिए कांग्रेस ने अहिंसात्मक तरीके से संवैधानिक विशिष्टता का प्रयोग किया। इस दौरान उनके आंदोलन का जो मुख्य तरीका होता था वो सम्मेलन करते, अपनी मांग को आवेदन के रूप में देते, आवेदन नहीं मांगी जाती तो प्रत्यावेदन देते, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। प्रत्यावेदन बात नहीं सुनी जाती तो अपने सदस्यों को वायसराय के दरबार में भेजते, तब भी बात नहीं सुनी जाती तो अपना प्रतिनिधिमंडल वो लंदन भेजते। ये उनकी कार्यशैली थी। क्या हुआ नहीं हुआ अभी डिटेल करेंगे। लेकिन ये आंदोलन सफल होता, इसके पहले ही अंग्रेजों ने आंदोलन को दो फाड़ करने के चक्कर में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो यह आंदोलन हिंसक हो उठा और ये दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, तो इसे हम द्वितीय चरणीय आंदोलन कहते हैं। यह द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा।
द्वितीय चरण का टाइम है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक। ठीक है, यह द्वितीय चरणीय आंदोलन होगा। इसमें आंदोलन हिंसक हो गया, कांग्रेस का विभाजन होगा, नरम दल गरम दल में सब डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी केवल आपको लिस्टिंग कर रहा हूं। गरम दल के लोगों भी दो हिस्सों में बंट गए, उग्रवादी और क्रांतिकारी। उग्रवादी जो विचार से उग्र थे लेकिन हिंसा नहीं करते थे, क्रांतिकारी जो विचार से उग्र भी थे और हिंसक गतिविधियों में शामिल भी थे। लेकिन इस आंदोलन का अंत होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड से 1919 में। हमारे हिंसा का जवाब अंग्रेजों ने भारी प्रतिहिंसा से दे दिया। तब आंदोलन तीसरे चरण में प्रवेश करेगा और तृतीय चरण का जो आंदोलन है, जो तृतीय चरण का आंदोलन है, यह शुरू होता है 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस दौर के आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो यह चीज 3 चरणों में बटी है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस पहले चरण की। ठीक है, हम इसी पहले चरण की चर्चा अब आपके बीच में करने जा रहे हैं। तो यहां देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को लिस्ट आउट किया गया 1885 से 1947। अब इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम क्या था? त्रिचरणीय घटनाक्रम है, अभी हमने चर्चा की। जो पहला चरण है वो 1885 से 1905 ईस्वी है, ये उदारवादी राष्ट्रीयता का काल है। द्वितीय चरण का आंदोलन जो है वो उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1919 ईस्वी। तृतीय चरणी जो आंदोलन है वो गांधीवादी आंदोलन 1919 से 1947, और तब जाकर हमें मिलेगी विभाजित स्वतंत्रता। तो पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इन चरणों में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले चरण की हम चर्चा आपको करने जा रहे हैं। प्रथम चरणी जो आंदोलन है हम उसकी चर्चा आपके बीच में कर लेते हैं। चलिए, प्रथम चरण उदारवादी राष्ट्रीयता का काल था 1885 से 1905। प्रारंभिक परिस्थिति क्या थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इस संस्था ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। अब जरा इस काल की हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति पर बात कर लेते हैं। यहां से कुछ सवाल हैं आपके लिए। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है और कांग्रेस शब्द लिया कहां से गया? कहते हैं उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया, जहां अर्थ होता है कांग्रेस का लोगों का समूह। चूंकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द है, इसका मतलब ये भारतीय लोगों का समूह था, यानी भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जन समूह को कांग्रेस की संज्ञा दी गई थी। अब इसके बारे में एक सवाल है, क्या एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत इसे अंग्रेजों ने ही बसाया था और हम गलतफहमी के शिकार हैं कि कांग्रेस भारतीयों ने बनाया था? तो यह आधा सच है और आधा असत्य है। तो आधा सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों की चर्चा करते हैं। जल्दी से कथन कारण के सवाल में, बाकी मेंस का टॉपिक है। दरअसल कांग्रेस के संस्थापक या फादर ऑफ कांग्रेस कोई भारतीय नहीं थे, एक अंग्रेज थे। नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। वो एक सिविल सर्वेंट थे। भारत में रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक भूमिका निभाई थी। भारत में रहते उन्हें भारत से प्रेम हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि अपने देश के खिलाफ विद्रोह कर दें। लिहाजा अपने देश के प्रति प्रेम निभाते हुए, राष्ट्रीयता निभाते हुए भारत का हित सध जाए, इस पर विचार किया करते थे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने गजट में उन्हें फादर ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस के पिता की संज्ञा भी दे दी है। तो फाउंडर या फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहते हैं? A.O. ह्यूम को कहते हैं। A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में मद्रास के निकट अड्यार में एक सम्मेलन हो रहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। वहां पर भारतीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्रेरित किया कि क्यों नहीं आप लोग एकजुट होकर एक संस्था बना लेते हैं और अपनी बात अंग्रेजों तक रखते हैं, तो अंग्रेज उसका निराकरण कर पाएंगे और आप भी उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकेंगे। भारतीयों को अंग्रेज अधिकारी की बात जच गई, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। कई कहानियां हैं कि उन्होंने पहले एक लकड़ी दी एक भारतीय को तोड़ने के लिए, उसने तोड़ दिया। 2 लकड़ी दी, उसने उसे भी तोड़ दिया। फिर लकड़ी का एक बंडल दिया तो वो तोड़ नहीं पाया। उनका देखो, अलग अलग संस्था बनाकर लड़ोगे तो नहीं लड़ पाओगे, इसलिए आप समूह में रहोगे तो आपकी समूह ही शक्ति बनेगी। लिहाजा एक संस्था बना ली। क्या इंटरेस्ट था इस आदमी का?
जब इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो आपको एक अनोखा सच मिलेगा। इन्होंने भारतीयों को साधा पहले, उसके बाद ये चले गए इंग्लैंड और भारत में काम कर चुके लॉर्ड डलहौजी और तमाम अन्य पदाधिकारी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे अनुभवी भारतीय प्रशासकों से मुलाकात की और अपना एक प्रपोजल रखा कि 1857 के विद्रोह जैसी दुर्घटना दोबारा भारत में न हो, इसके लिए समय रहते यदि भारतीयों का असंतोष अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समक्ष पहुंच जाए तो हम उसे निगोशिएट करके अपने हित में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक संस्था अगर भारत में हो, अलग अलग संस्था से डील करना मुश्किल होगा। अगर एक ही संस्था हो तो भारतीयों का संतोष उस संस्था से निकलेगा तो समय रहते ब्रिटिश साम्राज्य को बचाया जा सकेगा। इसी थ्योरी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की भूमिका निभाएगी ब्रिटिश साम्राज्यवाद में। अब कांग्रेस क्या वाकई सेफ्टी वॉल्व बनी, ये दूसरा पक्ष है, चलिए वो सुन लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, 72 लोग शामिल हुए। इस 72 लोगों के समूह में ज्यादातर पत्रकार थे और वकील थे। भारत भर से लोग आए थे, अलग अलग समूह समुदाय के लोग थे। इन्होंने अपना आवेदन अंग्रेजों के सम्मुख रखा और अंग्रेजों ने उस मांग को माना नहीं माना ये विवाद है, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। कोई रिजल्ट जो भारतीयों ने मांग की थी वो मांग नहीं मानी गई। अगले साल फिर सम्मेलन हुआ। पहले सम्मेलन की अध्यक्षता WC बनर्जी नाम के एक बंगाली हिंदू ने की। अगला सम्मेलन हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता के सम्मेलन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी जैसे एक पारसी ने। तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में, जिसका नेतृत्व किया, जिसकी अध्यक्षता की एक मुस्लिम ने, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा सम्मेलन हुआ उत्तर भारत में इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। उस सम्मेलन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले नामक एक क्रिश्चियन ने। इसका मंतव्य क्या है समझने की कोशिश करिए। पहला सम्मेलन हुआ बॉम्बे यानी पश्चिमी भारत, दूसरा सम्मेलन कलकत्ता यानी पूर्वी भारत, तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास यानी दक्षिणी भारत, चौथा सम्मेलन हुआ इलाहाबाद यानी उत्तरी भारत। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है यह संस्था। यह दिखाने के लिए सम्मेलन का लोकेशन देखें। और पहले सम्मेलन में एक हिंदू है, दूसरे में एक पारसी है, तीसरे में एक मुसलमान है, चौथे में एक ईसाई है। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष या धर्म विशेष के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसे संपूर्ण भारतीयों के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है, यह दिखाने की कोशिश की गई। जब मीन्स पढ़ाएंगे तो और डिटेल एग्जांपल्स आपको देंगे। पहले सम्मेलन में क्या डिमांड रखी गई, दूसरे में क्या रखी गई, तीसरे में, चौथे में, बहुत सारा डिटेल वर्णन है। IAS के बैच में भी कुछ डिटेल में जाएंगे, क्योंकि वहां डिटेल में पूछता है। यूपी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन से लेकर चौथे अधिवेशन तक आते आते कांग्रेस ने अपने को प्रमाणित कर दिया कि वो सेफ्टी वॉल्व की भूमिका नहीं निभा रही है। पहले सम्मेलन में अपनी मांग रखी, दूसरे में रखी। दूसरा सम्मेलन जब करने कांग्रेसी कलकत्ता गए तो उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय कलकत्ता में था और अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कम वासराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन महोदय ने, आई रिपीट, लॉर्ड डफरिन महोदय ने कांग्रेसियों को निजी स्तर पर एक रात्रि भोज की पार्टी दी। आप इमेजिन करिए कि दिल्ली में आप भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने आए हो, मान लीजिए कृषि आंदोलन चल रहा है, कृषक आंदोलन, और किसी दिन राष्ट्रपति के यहां से आंदोलनकारी को न्योता मिल जाए कि आइए हम आपको रात्रि भोज देते हैं, तो आंदोलनकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं। उस जमाने में राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? गवर्नर जनरल कम वाइसराय। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को बुलाया। कांग्रेसियों को गलतफहमी हो गई कि लग रहा है हमें सम्मान दिया गया। दरअसल अंग्रेज उसी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत कांग्रेस के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहे थे। लेकिन तीसरा सम्मेलन जब हुआ मद्रास में तो वहां 30,000 पॉम्पलेट्स या हैंडबिल्स कांग्रेस ने बनवाए, दो मूल भाषाओं में, तेलुगु जो दक्षिण भारतीय समझते थे, उर्दू जो उत्तर भारतीय समझते थे, और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ खूब खरी खोटी सुनाई गई। इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेजों का खुमार उतर गया। हनीमून पीरियड कांग्रेस और अंग्रेजों का खत्म हो गया और अंग्रेजों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया। इसका एग्जाम्पल चौथे सम्मेलन में देखने को मिला। चौथा सम्मेलन जब इलाहाबाद में करना चाहते थे कांग्रेसी, तो अंग्रेजों ने स्थान देने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक सभा करने से पहले अनुमति लेनी होती थी, अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब जाकर भारत में, उत्तर भारत, मध्य प्रदेश के रीवा नरेश ने लोथार हाउस नाम की एक जगह जो आज ममफोर्डगंज में है इलाहाबाद में, लोथार हाउस खरीद करके कांग्रेसियों को दे दिया
और कहा कि निजी भवन में कोई भी सम्मेलन करने के लिए अंग्रेज से पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं, आप मेरे बिल्डिंग में काम कर लीजिए। चौथे ही सम्मेलन से अंग्रेजों ने समझ लिया था कि कांग्रेस